की रिस्पेक्ट कैसे अर्न करें? अभी एक ब्लू पिल वाले से ये सवाल मैं पूछूंगा तो वो बताएगा कि यूपीएससी क्वालिफाई कर लो। तुम अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर भी लोगे या फिर तुम कुछ भी बन जाओगे, तब भी अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट अभी भी नहीं करते, तो वो तब भी नहीं करेंगे और तब भी तुम्हारे बारे में वैसे ही बातें करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। ओके, वो शुरू की खुशी आएगी कुछ दिन के लिए, उसके बाद से दे विल रिट्रीट टू द सेम लेवल ऑफ बिहेवियर दैट दे यूज्ड टू हैव। और ये चीज़ कई लोग ऐसे कंफर्म करेंगे जिनकी अच्छी खासी जॉब लग गई, उसके बावजूद उनके पेरेंट्स का बिहेवियर वही सेम रहा, उनके पेरेंट्स तब भी उनको अंडर एस्टिमेट करते रहे, उनके पेरेंट्स तब भी उनका कॉन्फिडेंस तोड़ते रहे और उनके पेरेंट्स तब भी ये बोलते रहे कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कैसे भी बन जाओ, तुम्हारा डिसीजन सही नहीं होगा क्योंकि तुम बच्चे हो और हम ही जानते हैं, हम ही को अनुभव है, तो हमारा डिसीजन सही होगा। यही वजह है कि जब लड़का अच्छी खासी जॉब पा जाता है, कितना भी सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बावजूद कई बार उसे शादी करने को फोर्स किया जाता है और अगर वो शादी करना भी चाहता है, उसकी कोई अपनी लवर है, तो उसको अरेंज मैरिज करने को फोर्स किया जाता है बाय हिज ओन पेरेंट्स। मैंने एक कमेंट देखा एक लड़के का, उसको अपनी जॉब से खींच के लोग ले गए टू गो एंड टॉक अबाउट मैरिज विद अ वुमन जिसका एक बहुत ही एक्सटेंसिव पास्ट था। कमेंट मैं यहाँ लगा दूंगा। तो ये जो ब्लू पिल का आंसर है कि सक्सेसफुल हो जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे, ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो उन्हीं का ही नहीं, तुम्हारे अराउंड जो लोग और हैं जिनको तुम डायरेक्टली हार्म नहीं कर सकते, उनका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारे फ्रेंड्स का बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तुम्हारी वाइफ का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। ओके, उनका जैसा पहले था वैसे ही अब भी रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ योर सक्सेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो क्या कॉज कर रहा है ये कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारी बात को एकदम डिसरिगार्ड कर दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हारा कुछ भी बोलना सही नहीं हो सकता, बस वही सही है। ऐसा क्या है? लुक, इट हैज़ टू डू विद योर बिहेवियर, इट हैज़ टू डू विद योर लैक ऑफ फ्रेम कंट्रोल। जो रेड पिल के टेनेट्स रिलेशनशिप्स में काम करते हैं, फ्रेम कंट्रोल, फ्रेंडशिप्स में काम करते हैं, सोशल लाइफ इन जनरल में काम करते हैं, वही सेम चीज़ तुम्हारे हाउस होल्ड के अंदर तुम्हारे पेरेंट्स से भी काम करते हैं। बात यह है कि मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया है, कई लड़कों को, कई मर्दों को, जो कि 18 से ऊपर हो जाते हैं, तब भी अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने बच्चों की तरह हरकतें करते हैं और बच्चों की तरह बात करते हैं। उनके पेरेंट्स उनको कुछ अक्यूज करते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तो वो बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं फनी वे में, बच्चे ऐसी वॉइस में एंड ऑल दिस। आई डोंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट रहता है घर पे। ओके, अब घर पे नहीं, तुम जैसे चाहोगे वैसे एक्ट करोगे तो कहाँ करोगे, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे एक साइड इफेक्ट ये आता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता टू सी यू एज अ मैन, टू सी यू एज अ स्ट्रॉन्ग मैन जो कि अपने लाइफ को खुद से हैंडल कर लेगा। जब तक तुम बच्चे की तरह घर पे हरकत करते रहोगे, जब तक तुम एक एक छोटे डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से कंसल्ट करते रहोगे, भले ही तुम अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, उनके ऊपर एक इम्प्रेशन ये आएगा कि ये आदमी ऑटोनोमस नहीं है, इसके अंदर खुद एबिलिटी नहीं है डिसीजन लेने का या अपने आप को संभालने का, इसलिए अब तक हम पर डिपेंडेंट है एंड वी विल हैप्पीली हेल्प हिम, इट्स नॉट लाइक वी वोंट हेल्प हिम। पर एक एक्सपेक्टेशन ये बन जाती है कि ही विल ऑलवेज बी द गाय हु इज लॉस्ट। मेरा सन जो है वो हमेशा लॉस्ट रहेगा एंड ही विल ऑलवेज नीड मी टू गाइड हिम टू द एक्सटेंट that this guy can never ever take an independent decision by himself। और इसीलिए तुम देखते हो कि अच्छी खासी जॉब लगने के बाद भी पेरेंट्स स्टिल अंडर एस्टिमेट देयर किड, पेरेंट्स स्टिल ब्रेक द किड्स कॉन्फिडेंस। वो तब भी उसको बताते हैं कि तुमको कुछ नहीं मालूम। जॉब लगने के बाद भी पेरेंट्स स्टिल प्रेशर द किड टू मैरी अ वुमन ऑफ देयर चॉइस, है ना, पेरेंट्स की चॉइस की। भले ही वो कैसी हो, भले ही वो कितनी अग्रेसिव हो, भले ही वो कितनी टॉक्सिक हो, भले ही उसका जो भी पास्ट हो, यही होता है क्योंकि तुम उनको इस पूरे टाइम स्पैन में, तुम्हारा जो पूरा 20s का डेकेड था, अक्सर तुम्हारी अच्छी खासी जॉब लगती है बाय द टाइम यू आर क्लोज टू 30, 27, 26 इसके अराउंड। ओके, इतने टाइम तक तुम उनको ये कन्विंस कर देते हो डिस्पाइट बीइंग एन एडल्ट कि तुम अभी एक तरीके के बच्चे हो, अभी भी एक तरह के बच्चे हो, क्योंकि उनके सामने तुम बच्चों की तरह हरकतें करते हो, उनके सामने तुम हर चीज़ का जाके सोल्यूशन मांगते हो, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे काम के लिए परमिशन मांगते हो। समथिंग दैट यू शुड डू राइट अवे, तुम उसका भी जाके परमिशन मांगते हो कि नहीं नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ। ये चीज़ें मॉरलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी हैं और एक थर्ड पर्सन को देख के अच्छा भी लगता है कि देखो हर छोटी छोटी चीज़ ये पूछ रहा है। पर देखो, एक चीज़ होती है ह्यूमन नेचर, तुम कितना भी किसी के साथ अच्छा बिहेव कर लो, तुम एक इंप्रेशन छोड़ रहे हो उसके दिमाग में। स्पेशली जो आदमी तुम्हारे लिए कंसर्न रहता है, मान लो मैं तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न हूँ, ओके,
और तुम मुझसे हर छोटी चीज पे एडवाइस मांग रहे हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम इनकेपेबल हो, इसलिए क्योंकि तुम्हें रिस्पेक्ट करते हो और तुम चाहते हो कि मुझे पता रहे कि तुम क्या कर रहे हो, राइट? मुझे पता रहे और मेरा कुछ से रहे तुम्हारे काम में, तुम इसलिए कर रहे हो। पर मेरे दिमाग में इंप्रेशन ये आएगा कि तुम इसलिए बार बार मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि तुम इंडिपेंडेंटली केपेबल नहीं हो कुछ भी करने के। यू ऑलवेज नीड माई हेल्प, और अगर मैं ना रहूं हेल्प करने के लिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। मेरा दिमाग में ये आ जाएगा आउट ऑफ कंसर्न। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर जो है उसने मुझे ये दिखाया है कि यू कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। समझ रहे हो मेरी बात? आउट ऑफ कंसर्न आई एम डूइंग इट, नॉट बिकॉज आई डोंट रिस्पेक्ट यू, नॉट बिकॉज आई सी यू एज वीकर। ओके, आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि तुमने मुझे दिखाया है साक्ष्य कि यू कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। और एक वो टाइम जब तुम मुझे डिनाई करोगे ना कि इसमें आप कुछ मत बोलिए, इसमें मेरा खुद का डिसीजन लेने दीजिए, मैं आ जाऊंगा पैनिक मोड में, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये तो यार पहली बार ये कुछ करने जा रहा है। जैसे होता है ना, चूजा जो होता है वो पहली बार उड़ने जाता है तो ये रहता है कहीं वो गिर ना जाए, तो ये वाली फीलिंग आती है पेरेंट को कि अरे बाप रे, ये तो पहली बार कुछ करने जा रहा है। भले ही वो आदमी 30 साल का हो गया, ओके, वो 30 साल का हो चुका है, और उसके बावजूद वो आदमी पहली बार जिंदगी में खुद से कोई डिसीजन लेता है, तो उस पेरेंट को अब भी वही फीलिंग आती है कि यार पहली बार ये जो छोटा बच्चा है इसको मैं घर से बाहर निकलने दे रहा हूँ, अरे बाप रे कहीं इसको कोई किडनैप ना कर ले। ऑलराइट, यही फीलिंग आती है पेरेंट को। ये गलती किसकी है? ये गलती तुम्हारी है कि तुमने उनके मन में अपना इंप्रेशन ऐसा बना दिया डिस्पाइट बीइंग एन एडल्ट। याद रखो, एज यू बिकम एन एडल्ट, जैसे ही तुम 18 के होते हो, यू नीड टू एक्ट लाइक इट मैन, यू नीड टू एक्ट लाइक इट। अब मुझे पता है लॉन्ग हाउस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लॉन्ग हाउस की वजह से एक 25 साल का आदमी भी उस 12 साल के आदमी की तरह एक्ट करता है घर पे। आई नो दैट। ओके, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं लॉन्ग हाउस के। विल एड्रेस दिस सम टाइम इन द फ्यूचर। पर इसकी वजह से होता ये है कि मैनी गाइज जो कि अवेयर नहीं है, जो कि अपने आप से उतना अपने आप का केयर नहीं करते, दे डोंट रियली केयर अबाउट देयर मैस्कुलिनिटी, तो उनका ये होता है कि उनकी एज ज़्यादा रहती है, 26 साल की रहेगी, 27 साल की रहेगी, तब भी दे एक्ट लाइक लिटिल किड्स एट होम। मम्मी से बात करेंगे, प्यारी प्यारी आवाज़ में बात करेंगे। आई हैव सीन दिस गाइज लाइक दिस। मम्मी से बात करेंगे, प्यारी प्यारी आवाज़ में बात करेंगे, बनावटी आवाज़ में, कार्टून जैसी आवाज़ में, उनके सामने जो करो जैसी हरकतें करेंगे, दे विल एक्ट गोफी। ऑल राइट, सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि गोफी एक्ट करेंगे पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स के सामने क्या दिक्कत है? तो उनको उनके सामने तुम कैसे भी एक्ट कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन उनका इंप्रेशन जो है, देखो वो भी इंसान है, उनके इंप्रेशन को बनने से फिर तुम रोक नहीं पाओगे। एट होम यू आर सपोज टू एक्ट लाइक एन एडल्ट। और यही वजह है कि कई बार तुम देखते हो कि जब शादी हो जाती है लड़के की ना, भले ही अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, और जब घर पे सास बहू का झगड़ा शुरू होता है, तो वो आदमी डिस्पाइट बीइंग द मैन ऑफ द हाउस एकदम पावरलेस रहता है इस सिचुएशन के सामने, और ऐसा लगता है कि देयर आर टू मेन इन द हाउस, एक सास एक बहू, एंड द एक्चुअल मैन इज द वुमन, क्योंकि वो साइड लाइन्स पे रह रहा है। कई और यूट्यूबर्स ने इस बारे में एड्रेस किया कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप उसके घर में देखिए कि उसके पापा स्ट्रांग है, उसकी मम्मी, और अगर उसकी मम्मी स्ट्रांग है तो आप देखोगे कि उसकी मम्मी हर डिसीजन ले रही है, पापा कहीं कोने में खड़े हैं, पापा एकदम साइड लाइन्स पे रहते हैं। ये पापा पहले क्या थे? ये पापा पहले ऐसे ही आदमी थे जिन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने कभी भी अपना स्टैंड नहीं लिया। ऑलवेज सीक द अप्रूवल ऑफ हिज पेरेंट्स इवन व्हेन ही वाज 40-50। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में तुम देखते होगे कि जो सास बहू का झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, कभी कभी ग्रूसम वायलेंस होता है। ऐसे में तुम पाओगे, चाहे तुम रियल लाइफ में हो, और रियल लाइफ का एक आईना है वो सीरियल वगैरह जो दिखाते हैं, उसमें भी देखोगे कि जो आदमी है, जो मेल कैरेक्टर है, वो एकदम गायब है, वो एकदम गायब है इस चीज से, जबकि उसका काम होता है टू रिस्टोर ऑर्डर इनसाइड द हाउस। दिस इज द टास्क ऑफ द मैन टू रिस्टोर ऑर्डर। वो बताता है कि देखो चीजें ऐसी होंगी, स्टॉप राइट नाउ, स्टॉप, ऑर्डर, आई वांट ऑर्डर। ऑलराइट, उसका काम होता है ये। हमने तो आदमियों को ऐसा बना दिया कि उसकी तो आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। वो मान लो बोलने भी आएगा कि सुन, लड़ाई मत करो, उसी को सब गरिया के भगा देंगे। ऑलराइट, तो ये कैसे डेवलप होता है ये पूरा डायनामिक? उस आदमी को जिसको बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक बताया गया कि तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते, हम ही से कंसल्ट करो हमेशा, वी आर योर गॉड्स, कभी भी अपना डिसीजन लोगे तो गलत ही होगे, कि तुम बच्चे हो, इटरनली तुम बच्चे रहोगे। उस आदमी की शादी होती है, नाउ व्हेन ही हैज टू बिकम द मैन ऑफ द हाउस, मैंने देखा है कि शादी होने के बावजूद ये लड़का वैसे एक्ट करता है कि नहीं, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, पेरेंट्स लेंगे मेरे। कैन यू इमेजिन कि वो जिस लड़की से तुमने शादी की है वो तुम्हारी क्या इज्जत रखेगी मन में अपने? व्हेन द वुमन इज विद यू, शी वॉन्ट्स टू सी यू एज द मैन, ओके, एज द मैन, जो कि खुद पिलर की तरह खड़ा हो, अपने डिसीजंस खुद से लेता हो, ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि ये आदमी दूसरे के द्वारा स्वे नहीं होता। ओके,
मैंने एक एग्जांपल बताया था स्टोन एज का एग्जांपल लेके कि मान लो तुम्हारे पास हथियार है बहुत अच्छा खासा जिसकी वजह से तुम सेफ हो और तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए तुम्हारी वुमन सेफ है। ऑल राइट। अब वहां पर कोई आदमी, कोई बूढ़ा सा आदमी आके जंगल में तुम्हें कहता है कि देखो देखो हथियार यूज करना गलत बात है, और दूसरी बात तुम ये हथियार जो हाथ में लिए हो इसको फेंक दो क्योंकि बिना हथियार के तुम बहुत क्यूट लगते हो। और तुम प्यारी प्यारी बातों में आके हथियार फेंक दो और उसके बाद वो आके तुमको किसी ना किसी चीज से घोंप के मार दे। अब तुम्हारी वुमन तो वल्नरेबल है, कौन बचाएगा उसे? यही स्टोन एज वाला जो डायनामिक है, दिमाग अभी भी वही वर्क करता है। So when she sees you that a 32-year-old man is still consulting his parents on every little thing in the house, कुछ चीजें चलती हैं इंपॉर्टेंट है जिनमें उनका स्टेक है, बट इफ ही इज कंसल्टिंग them in every single little thing in the house, क्या वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी? और इसीलिए तुम देखते हो कि जब सास बहू का झगड़ा होता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि द बहू एंड द सास आर द ओनली टू मेन जिन लोगों ने बैटल का खेमा संभाल लिया है, और दीज टू मेन हैव टेकन चार्ज ऑफ द हाउस। और आदमी, चाहे वो ससुर जी हो चाहे वो पति हो, दोनों के दोनों साइड लाइन्स पे रहते हैं, कोने में रहते हैं। और ये बहुत ही क्यूरियस केस है, ये बहुत ही क्यूरियस केस है। और इससे पता चलता है कि आदमी की जो पावर थी, जो मेल पावर थी घर में ना, वो फेल हो गई, वो एकदम फेल हो गई। अब चाहे ये नॉर्म हो या ना हो, ये फेल हो चुकी है। और ठीक यही चीज तुम सास बहू सीरियल्स में देखते हो कि बहू जो है वो लड़ रही है, सास जो है वो लड़ रही है। सास बेसिकली रूलर है घर की। कभी भी ये दिखाता ही नहीं उन सीरियल्स में कि घर का हेड आदमी है। जितने आदमी उन सीरियल्स में दिखाएंगे वो सारे के सारे दिखाते हैं ऐसा कि वो इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ससुर, ससुर तो इतना ज्यादा ब्लेंड इन हो जाता है बैकग्राउंड में कि लगता है एकदम इंपॉर्टेंट है वो, उसका कोई मतलब है ही नहीं से इस घर में। और जो थोड़ा बहुत हीरो जो रहता है, जो हमेशा सूट में रहता है, लड़की का हस्बैंड, उसका भी उतना कोई से नहीं रहता, क्योंकि जब ड्रामा होता है तो जब उसको आना चाहिए, बोलना चाहिए कि आई वॉन्ट ऑर्डर, ओके, ही इज नो वेयर टू बी सीन। तो हु इज रनिंग द शो? द वाइफ एंड द सास। तो ये एक साइकिल है, ये परपेचुएट होता है। जो जो आदमी इस मिस्टेक को करता रहेगा उसकी साइकिल परपेचुएट होती रहेगी। तुमने अपने पेरेंट्स के साथ किया, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ऐसे ही हरकतें करेगा, और सबके सब वीक होते रहोगे एज अ साइकिल। देखो, ये वीकनेस एक तरीके का कर्स है, जनरेशनल, ऑलराइट। और जनरेशन बाय जनरेशन ये चलता रहता है, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। ओके, अगर तुम्हारे पूरे हिस्ट्री में, मैंने एक लड़के से बात की थी, उसके यहाँ बहुत डायर सिचुएशन थी, डिवावरिंग मदर वाली। उसने बताया कि उसके पापा का भी वैसी कंडीशन था और उसके ग्रैंडफादर का भी वैसी कंडीशन था, विच आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट। तो जनरेशनल कर्सेस ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, और जो कर लिया ही इज द मैन। अब हाउ टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स इनसाइड योर हाउस। पहली चीज, एक्ट लाइक एन एडल्ट, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड नाउ। बच्चों की तरह बोलना बंद करो, बच्चों की तरह कूद फांद करना बंद करो, और बच्चों की तरह नौटंकी करना बंद करो। जो वही फ्रेम कंट्रोल का जो माइंडसेट होता है जो बाहर तुम अप्लाई करते हो, वही घर में भी करो। इमोशनल कंट्रोल डिस्प्ले करो, रिएक्शंस कम दो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, ओके। और थोड़ी सी मैच्योरिटी से रहो घर पे। दूसरी चीज, अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद से लेना सीखो, खुद से। कुछ लोग नहाने से पहले पूछते हैं। मेरे लाइव में एक आदमी आया था, उसने बताया कि उसकी मम्मी उसको नहाने नहीं दे रही है। छोटे छोटे डिसीजन जो कि तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, खुद से लेना शुरू करो। अगर तुम घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो तो पूछने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स से कि आज से मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूं या ना करूं। वो दुनिया भर का फियर मॉन्गरिंग करेंगे कि अरे डॉक्टर को पहले जाके चेकअप कराओ, अरे हड्डी टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बी अ मैन, टेक योर ओन डिसीजन एंड स्टार्ट वर्किंग आउट एट होम, जो भी कर रहे हो। दूसरी चीज जो कि टेनेट्स होते हैं फ्रेम कंट्रोल के, कि डोंट एक्सप्लेन, से लेस देन नेसेसरी, बी डिसाइसिव। ये सारी चीज़ें तुमको घर में भी करनी है। अब मान लो दे आर अक्यूजिंग यू, तुम पढ़ाई कर रहे हो 4-5 घंटा जो भी कर रहे हो, दे आर अक्यूजिंग यू कि अरे तुम पढ़ते हो ही नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं तुमको पढ़ते हुए। नाउ इंस्टेड ऑफ वाइनिंग एंड ट्राइंग टू कन्विंस देम कि नहीं नहीं मैं पढ़ रहा था, आपने देखा नहीं, तुम कितना भी कन्विंस कर दोगे, तुम सामने बैठ के पढ़ भी लोगे ना आंखों के सामने, दे विल नॉट लिसन। इंस्टेड ऑफ दैट, डोंट आंसर एनीथिंग, बी कोल्ड, ओके, दैट्स इट, ऑलराइट, दैट्स इट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। You have to show them that you are non-reactive. This is a very masculine quality of being non-reactive. Especially घर में तो तुम लड़ नहीं पाओगे, घर में तो तुम rivalry नहीं कर पाओगे। तो the least you can do is show yourself as non-reactive. तो accusations आ रहे हैं, non-reactive। साथ ही साथ अब starting from very very small things in the house, contribute करना शुरू करो अपना डिसीजन घर में। मान लो कोई चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये करना है, तो तुम भी उसमें एंटर करो और बताओ कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, दैट इज इट। अब मान लो उसमें कोई बीच में बोल दिया कि हट तू तो 5 साल का बच्चा है, तू ना बोल, ओके, डोंट रिएक्ट टू दैट पर्सन, बोलो कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, दैट इज इट।
एक स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो असर्ट करता है अपनी बात को, वो परसुएड नहीं करता किसी को कि नहीं नहीं प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ ऐसे होना चाहिए, प्लीज़ मान जाओ, या फिर वो किसी को इंटिमिडेट नहीं करता कि नहीं ऐसे ही करो तुम। वो असर्ट करता है कि देखो मैं ये चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज इट, एंड देन ही बिकम्स क्वाइट। तो घर में कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, किसी भी छोटे मोटे डिसीजन, कोई हो सकता है सफाई का डिसीजन हो सकता है वो पेंटिंग का डिसीजन हो सकता है कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो, किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करो अपना ओपिनियन। ऑलवेज बी देयर टू कंट्रीब्यूट योर ओन ओपिनियन एज एन असर्शन। ऐसे नहीं कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ सुन लीजिए। जस्ट स्टैंड देयर, से वॉट यू फील कि हाँ ऐसे मेरे ख्याल से होना चाहिए, दैट इज इट, एंड देन वॉक अवे, एंड देन वॉक अवे। इससे तुम एक साइकोलॉजिकल साइकिल उनके मन में स्टार्ट कर रहे हो कि तुम भी केपेबल हो ऑफ टेकिंग पार्ट इन डिसीजंस एंड पोटेंशियली टेकिंग डिसीजंस योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू द हाउस। ऑलराइट, ये चीज़ तुमको उनके दिमाग में थ्रू फीडबैक लूप, थ्रू एक्शन डालना पड़ेगा। बताने से नहीं होता है ये कि मैं स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ। कहाँ से वो बिलीव करेगा तुम्हारी बात? यू हैव नॉट गिवन हिम एनी एविडेंस। तो तुमको धीरे धीरे यू हैव टू स्टार्ट इट। पहले स्टार्ट करते हैं छोटे लेवल से, देन यू स्टार्ट मेकिंग दिस इनटू अ हैबिट। ऑलवेज कंट्रीब्यूट योर ओन ओपिनियन, लड़ो नहीं, कंट्रीब्यूट योर ओन ओपिनियन एंड देन वॉक अवे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फ्रेम कंट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बूमर्स मान लो ड्रामा करें या कुछ किसी चीज़ को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो कर दें कि अरे तुमने ऐसे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऑलवेज बी नॉन रिएक्टिव एंड बी लाइक ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। यू बी द मैच्योर मैन इन दैट सिचुएशन। सामने वाला उछल कूद कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, नो प्रॉब्लम, यू आर द माउंटेन, यू कैन नॉट बी शेकन। तो तुम्हें यह दिखाना है कि तुम ग्राउंडेड हो, यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड, ठीक है। एंड यू हैव टू ग्रो अ लिटिल बिट कोल्ड। अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चा बच्चे के लिए अलाउड है कि वो उछल कूद करता रहे, ओके, वो गोफी की तरह हंसता रहे, वो जोकरों की तरह हंसता रहे। तुम कर सकते हो, लेकिन फिर इज्जत नहीं मिलेगी जो तुम चाह रहे हो। ऑलराइट, यू हैव टू एक्ट लाइक अ मैन, यू हैव टू डिस्प्ले फ्रेम कंट्रोल। ड्रामा हो रहा है तो ड्रामा में सब कोई कूदता रहे, उछल कूद करता रहे, तुम ग्राउंडेड रहोगे और तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। तुम बोलोगे अच्छा ओके, तुम कलंक हो मेरे ऊपर, ठीक है। यू सी, ऐसे करते करते सामने वाले को भी ये लग जाएगा कि यार ये तो सही में मैं एम्बैरस हो रहा हूँ, मैं अपना ड्रामा कर रहा हूँ, वो देखो मेरा बेटा जो है वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। ये अंदर से वो बोलेगा नहीं वो आदमी, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ आई एम एम्बैरसिंग माई सेल्फ बाई एक्टिंग दिस ड्रामेटिक वाल ही बीइंग यंगर इज मोर ग्राउंडेड। इससे कॉन्फिडेंस अंदर से बन जाता है। वो बोलेगा कभी नहीं, वो बोलेगा इसका उल्टा कि नहीं नहीं तुम एकदम कमज़ोर हो, पर अंदर से कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस मैन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई ऐसा विचार व्यक्त कर रहे हो जो कि तुम्हारे हिसाब से सही है और तुम्हारे भले के लिए है, और तुम्हारे को चैलेंज किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर एक्यूजेशन लगाई जा रही है, नेवर एक्सप्लेन। इस हैबिट को ही छोड़ दो एक्सप्लेन करने वाला। तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो उतना ज़्यादा तुम सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हो, और कई बार ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखो फैमिली में कभी ना कभी क्राइसिस आती है, वो क्राइसिस किसी भी तरीके की हो सकती है। मेरी कामना रहेगी कि तुम्हारी फैमिली में कभी ना आए, लेकिन मान लो अगर क्राइसिस आती है तो आई वॉन्ट यू टू बी द कामेस्ट वन इन दैट क्राइसिस। सब कोई कूदता रहे, सब कोई रोता रहे, सब कोई चिल्लाता रहे, मैं चाहता हूँ तुम खड़े हो एकदम कामली, तुम एकदम शांत हो, यू आर जस्ट थिंकिंग ऑन अ सोल्यूशन। तुम डर नहीं रहे, ओके, अगर डर रहे हो तो वो डर दिख नहीं रहा। आई वॉन्ट यू टू बी द ओनली ग्राउंडेड वन इन दैट सिचुएशन। व्हेन दैट क्राइसिस फेड्स अवे दे विल रिस्पेक्ट यू। बेसिकली तुम देखना शुरू करोगे कि एज सून एज यू एक्चुअली स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन एडल्ट इन योर ओन हाउस, दे विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू मोर। और उसी के साथ साथ तुम्हारा पूरा जो रूटीन है, जो तुम्हारा पढ़ाई का रूटीन है, जो तुम्हारा वर्कआउट का रूटीन है, जो तुम्हारा सेल्फ केयर का जितना रूटीन है, वो करते रहो और उनके सामने एक तरीके से ग्रो होते रहो, इम्प्रूव होते रहो। लेकिन डिमीनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अ 15-year-old kid, if he acts like an adult, if he acts like a man, will command more respect than a 30-year-old man who acts like a goofy little clown.